हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो लोग इस शेयर को अभी बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं। इन सब के बारे में डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। इसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि कंपनी करती क्या है, यानी कंपनी का बिजनेस कैसा है। फिर हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखेंगे, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। तो मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, यानी यह समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखो, सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जो 2015 में शुरू हुई थी। अब यह नाम सुनकर ही समझ में आ रहा है कि यह कंपनी ग्रीन एनर्जी से जुड़ी हुई है। और हाँ, यह असल में सोलर एनर्जी से जुड़ी काम करती है। अब यह लोग क्या करते हैं, एक कंपनी सोलर मॉड्यूल्स बनाती है, यानी वह पैनल्स जो सूरज की रोशनी को बिजली में बदलते हैं। जो सोलर पैनल्स आप घरों के छतों पर या बड़े बड़े सोलर फार्म में देखते हो, वही चीज यह कंपनी बनाती है। लेकिन बात सिर्फ पैनल बनाने तक ही नहीं रुकती, यह कंपनी ईपीसी सर्विसेज भी देती है। अब ईपीसी का मतलब क्या होता है, तो देखो, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग, मतलब पूरा सिस्टम कैसे डिजाइन होगा, कितने पैनल्स लगेंगे, वायरिंग कैसी होगी, सबकी प्लानिंग करना। टी का मतलब होता है प्रोक्योरमेंट, यानी जो भी सामान जरूरी है जैसे सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, वायर्स वगैरह, वह सब अरेंज करना। सी का मतलब कंस्ट्रक्शन, यानी एक्चुअल में पूरा सिस्टम इंस्टॉल करना, सब कुछ जोड़ना और उसे वर्किंग कंडीशन में देना। तो आसान भाषा में कहे तो यह कंपनी सिर्फ सामान नहीं बेचता, यह पूरा सोलर प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेकर उसे डिजाइन करता है, सामान लाता है और पूरा इंस्टॉल करके चालू हालत में देता है। मतलब एक तरह से फुल पैकेज डील है। सोलर पैनल से लेकर पूरे सिस्टम को चालू करने तक सब कुछ यह लोग हैंडल करते हैं। अब अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो सात्विक का जो सोलर मॉड्यूल का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, यानी जो अलग अलग तरह के सोलर पैनल से बनाते हैं, वह काफी एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। मतलब यह कोई पुराने या बेसिक टाइप के पैनल्स नहीं होते हैं, बल्कि इनमें ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजाइन यूज होती है जो परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। इस टेक्नोलॉजीज का मेन गोल होता है दो चीजें। पहला, एनर्जी का लॉस कम से कम हो, यानी जो सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाए, कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। दूसरा, मॉड्यूल्स की इफिशियंसी ज्यादा हो, यानी पैनल्स कम जगह में भी ज्यादा बिजली बना सके और लंबे समय तक स्टेबल परफॉर्मेंस दे। अब अगर सात्विक की मैन्युफैक्चरिंग जर्नी की बात करें तो इन्होंने 2016 में अपना प्रोडक्शन शुरू किया था। तब इनकी कैपेसिटी बस 125 मेगावाट थी, लेकिन आज 2025 में इनकी कैपेसिटी बढ़कर 3.80 गीगावाट हो गई है। मतलब कई गुना बढ़ गई है। इससे साफ दिखता है कि कंपनी ने कितनी तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई है और कितना इन्वेस्ट किया है ग्रो करने में। और इस कंपनी के पास अहमदाबाद में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जो मिलाकर एक बड़े इंडस्ट्रियल स्केल पर काम करती है। यही वह जगह है जहां से उनकी सोलर टेक्नोलॉजी रेडी होकर मार्केट में आती है। अब हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखते हैं, यानी यह समझते हैं कि यह कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। तो देखो, अगर हम आज की बात करें तो इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, खासकर सोलर पावर, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और अब तो यह ऑलमोस्ट बैकबोन बनता जा रहा है हमारे देश के क्लीन एनर्जी फ्यूचर का। 2018 से लेकर 2025 तक इंडिया ने करीब 84 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी ऐड की है। और अगर आप इस ग्रोथ की रेट देखें तो यह करीब 26% CAGR है। मतलब हर साल कंसिस्टेंट और तेजी से बढ़त हो रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना पोटेंशियल हमारे देश में है सोलर एनर्जी का, यानी करीब 750 गीगावाट, उसमें से अभी सिर्फ 15.4% का इस्तेमाल हुआ है। मतलब साफ है कि बहुत बड़ा स्कोप अभी भी बाकी है और यही वो अपॉर्चुनिटीज है जिस पर सारी कंपनियां और सरकार दोनों फोकस कर रही है। तो अगर पूरा पिक्चर देखें तो सोलर इंडस्ट्री इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन साथ ही इसमें कंपटीशन भी हाई है। सरकार की पॉलिसीज और इंसेंटिव्स इस ग्रोथ को और सपोर्ट कर रही है
और टेक्नोलॉजी की रेस में जो आगे निकलेगा वही फ्यूचर में लीड करेगा। अब हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं। तो देखो, इस कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले कुछ सालों में काफी जबरदस्त रही है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इन्होंने लिटरली डबल कर दिया है अपना रेवेन्यू और उससे भी ज्यादा प्रॉफिट बढ़ाया है। 2024 से 2025 के फाइनेंशियल ईयर के बीच इनका जो टोटल इनकम है वह 1097 करोड़ से सीधा 2192 करोड़ हो गया, यानी करीब 100% की ग्रोथ। और यह कोई छोटी बात नहीं है। अब प्रॉफिट की बात करें, मतलब टैक्स वगैरह सब काटने के बाद जो असली प्रॉफिट बचती है वो अभी 100 करोड़ से बढ़कर 213 करोड़ पहुंच गई है, यानी प्रॉफिट में भी 113% का जंप आया है। तो साफ है कि कंपनी सिर्फ ज्यादा सेल्स ही नहीं कर रही बल्कि ज्यादा पैसा भी कमा रही है। अब जरा और डिटेल में इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें एसेट्स की, यानी कंपनी के पास जितनी भी चीजें हैं, मशीन्स, प्लांट्स, इन्वेंट्री वगैरह, उनका टोटल वैल्यू 2023 में सिर्फ 263 करोड़ था, जो 2025 तक बढ़कर 1635 करोड़ हो गया। यह ग्रोथ देखकर साफ पता चलता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को काफी बड़े लेवल पर एक्सपेंड किया है। और EBITDA यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, यह बेसिकली बताता है कि कंपनी कोर ऑपरेशन से कितना कमा रही है। यह 2023 में लगभग 23 करोड़ था, फिर 2024 में 156 करोड़ और अब 2025 में सीधा 353 करोड़ हो गया है। यानी ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी बहुत स्ट्रांग हो गई है और नेटवर्थ भी बहुत तेजी से बढ़ा है। 2023 में जहां यह सिर्फ 20 करोड़ था, अब 2025 में यह पहुंच चुका है 337 करोड़ तक। और इसके साथ ही रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ा है, जो कंपनी की बचत या जमा पूंजी मानी जाती है, वह अब 315 करोड़ हो चुकी है। अब थोड़ा बोरोइंग यानी उधारी की बात करें तो कंपनी का टोटल बोरोइंग भी बढ़ा है। 2023 में 144 करोड़ था, जो अब 2025 में 458 करोड़ हो गया है। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने ग्रो करने के लिए पैसा बारो भी किया है, जो एक कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, खासकर तब जब रिटर्न ज्यादा हो रहा हो। तो अगर मैं पूरे समरी में कहूँ तो यह कंपनी ने सिर्फ 2 साल में अपनी फाइनेंशियल को पूरी तरह नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट डबल से ज्यादा, एसेट और नेटवर्थ कई गुना ऊपर और ऑपरेशंस में सॉलिड परफॉर्मेंस दिख रहा है। हाँ, बोरोइंग भी बढ़ी है, लेकिन जब प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा हो तो वह ज्यादा बड़ी चिंता नहीं बनती। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, यानी यह समझते हैं कि क्या यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। तो देखो, इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 63.41% है, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे से काफी अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। नॉर्मली किसी भी कंपनी का ROE 15 to 20% भी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ तो 60% से ऊपर है, जो काफी इम्प्रेसिव है। सीधे शब्दों में कहे तो शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी ने अच्छे से ग्रो किया है। और इसका ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60.54% है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी भी शेयर का ROCE 15% या 15% से अधिक है तो उसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ तो 60% है, जो कि बहुत अच्छा है। ROCE का मतलब होता है कि कंपनी ने जो भी कैपिटल यूज किया है उस पर बहुत अच्छा रिटर्न निकाला है। यह बताता है कि मैनेजमेंट इफिशिएंटली कैपिटल को यूज कर रही है। और इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.36 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डेब्ट अधिक है इस कंपनी के ऊपर। अब यह बताता है कि कंपनी ने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना हिस्सा उधारी से उठाया है। 1.36 का मतलब है कि थोड़ा ज्यादा बोरिंग है, लेकिन अगर रिटर्न स्ट्रांग हो तो यह सस्टेनेबल माना जाता है। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63.41% है, जो कि बहुत अच्छा है। ये ऑलमोस्ट ROE जैसा होता है, मतलब कंपनी की जो असली नेटवर्थ है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। अगेन यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और इसका पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 9.76% है, जो कि अच्छा है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए की इनकम पर करीब 10 रुपए का एक्चुअल प्रॉफिट कमा रही है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस में यह मार्जिन काफी अच्छा माना जाएगा। और इसका EBITDA मार्जिन 16.40% है, जो कि अच्छा है। यह बताता है कि कोर ऑपरेशन से कंपनी कितना कमा रही है बिना इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन वगैरह को गिने। तो यहाँ भी साफ है कि कंपनी का ऑपरेशन वाला हिस्सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 43.18 है। यह थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि कंपनी का स्टॉक उसके बुक वैल्यू से 43 गुना महंगा ट्रेड कर रहा है। मतलब या तो मार्केट को इस कंपनी पे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है या फिर स्टॉक थोड़ी ज्यादा वैल्यूएशन पर है। तो ओवरऑल इस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जबरदस्त है, चाहे ROE हो या पैट मार्जिन। और कैपिटल यूज इफिशिएंट है, चाहे ROCE हो या रिटर्न ऑन नेटवर्थ हो।
हाँ, बोरोइंग थोड़ी ज़्यादा है लेकिन रिटर्न उससे कहीं ज़्यादा है, सो मैनेजेबल है। तो ओवरऑल इसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग इस कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं। तो देखो, सात्विक ग्रीन एनर्जी आज की डेट में इंडिया के उन कंपनीज में से एक है जो सोलर मॉडल्स बनाने में सबसे आगे है। इनकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है, यानी एक साल में जितने सोलर मॉडल्स बना सकते हैं, वो है 3.80 गीगावाट। और यह नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। इंडिया में बहुत कम कंपनीज है जो इतनी कैपेसिटी तक पहुंचती हैं। अब सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास पहले से ही कंफर्म्ड ऑर्डर है करीब 4.01 गीगावाट के, और यह डेटा है 30 जून 2025 तक का। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि कंपनी को पहले से पता है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा काम मिलने वाला है। तो रेवेन्यू का भी अच्छा खासा विजिबिलिटी है, मतलब अर्निंग का रास्ता क्लियर है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कंपनी अभी एक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओडिशा में लगाने जा रही है। अब इसका फायदा क्या होगा? तो देखो, अभी ज्यादातर सोलर सेल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन यह फैसिलिटी बन जाने के बाद सात्विक खुद के सोलर सेल्स बना पाएगी। इससे इनकी डिपेंडेंसी कम होगी इंपोर्ट्स पर और कॉस्ट भी कंट्रोल में रहेगी। अब क्लाइंट की बात करें तो इस कंपनी के साथ कुछ बहुत बड़े बड़े और भरोसेमंद नाम जुड़े हुए हैं, जैसे JSW नियो एनर्जी और SJVN ग्रीन एनर्जी और श्री सीमेंट। अब जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी से खरीदारी कर रही है, तो इससे यह साफ पता चलता है कि मार्केट में इस कंपनी की क्रेडिबिलिटी यानी भरोसा कितना मजबूत है। मतलब यह बड़ी कंपनियां सात्विक को पसंद करती हैं और उन पर विश्वास करती हैं। इससे सात्विक की मार्केट में एक अच्छी और भरोसेमंद पहचान बनती है। अब बात करें ग्लोबल प्रेजेंस की, तो यह कंपनी ने अब इंटरनेशनल मार्केट में भी एंट्री कर ली है, वह भी अपने खुद की US बेस्ड कंपनी के जरिए, सात्विक ग्रीन एनर्जी USA इंक। मतलब अब यह सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बाहर के मार्केट में भी अपनी पकड़ बना रही है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सात्विक के पास अपनी इन हाउस R&D टीम भी है। यह टीम लगातार रिसर्च करती रहती है, नए आइडियाज पर काम, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट और परफॉर्मेंस को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस पर काम करती रहती है। यानी इनोवेशन इनकी कोर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो जैसे हर बड़ी कंपनी के साथ कुछ चैलेंजेस या रिस्क होते हैं, वैसे ही सात्विक ग्रीन एनर्जी के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं सोलर PV सेल की कीमतों की। यह कीमतें मार्केट में ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट करे तो सात्विक की मार्जिन्स यानी प्रॉफिट कम या ज्यादा हो सकते हैं और कॉस्ट स्ट्रक्चर पर भी असर पड़ेगा। मतलब कभी कभी मटेरियल्स महंगे पड़ सकते हैं, जिससे ओवरऑल खर्चा बढ़ जाएगा। फिर बात आती है ओडिशा में बनने वाली नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की। अगर वहां कंस्ट्रक्शन में देरी हो गई या कॉस्ट ज्यादा हो गई, तो इससे कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स थोड़े पीछे हो सकते हैं। मतलब जो ग्रोथ की उम्मीद थी वह थोड़ा धीमी पड़ सकती है। और यह भी ध्यान रखना होगा कि इस नए प्लांट को चलाने वाली जो सब्सिडरी कंपनी है, उसे सोलर मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब यह उनके लिए एक नया काम है, इसलिए इसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। और सरकार की पॉलिसीज कभी कभी बदलती रहती है, जैसे कि ALMM, BCD और GST जैसी चीजें। इनके बदलाव से कंपनी की ऑपरेशंस और प्राइसिंग पर असर पड़ सकता है, जो कि बिजनेस के लिए रिस्क बन सकता है। अब एक और रिस्क है जो थोड़ा अलग है, वह यह है कि सात्विक पहली बार पब्लिक कंपनी बनी है, यानी IPO के जरिए। इसलिए लिस्टिंग के बाद कंपनी के शेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी होगी, यह थोड़ा अनसर्टेन रहता है। शेयर मार्केट में कभी कभी तेजी आती है तो कभी कभी गिरावट, इसलिए निवेशकों के लिए थोड़ा सोचने वाली बात हो सकती है। और अंत में कंपनी के ऊपर कुछ इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स से जुड़े हुए केसेस अभी चल रहे हैं। अगर इन केसेस में कंपनी के खिलाफ कोई फैसला आया तो इसका कंपनी के फाइनेंशियल पर असर पड़ सकता है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इस शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जो लोग बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं, इस चीज को समझते हैं। तो देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कंपनी अच्छी है, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। लेकिन थोड़ा सा कंपनी के ऊपर कर्ज अधिक है, लेकिन इसके कर्ज को छोड़ दे तो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, तो होल्ड कर सकते हो। और अभी ओवरऑल मार्केट डाउन चल रहा है तो इसके शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। लेकिन जब इसका शेयर प्राइस एक बार 465 रुपए के प्राइस को ब्रेक करेगा तो फिर इसका शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए दिखेगा। वहीं पर अगर इस शेयर को बाई करने का सोच रहे हो तो बाई कर सकते हो, लेकिन अगर 465 के प्राइस को ब्रेक करता है तब बाई करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद शेयर प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि ब्रेकआउट के समय इसका वॉल्यूम हाई रहना चाहिए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।